अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वर्कशॉप है और जिसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसका जो मौजू है दैट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है जी। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और मेन दो टॉपिक्स मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो ये बहुत वास्ट जो है ये फील्ड है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जो हमारी आज की वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद है जनाब टैलेंट्स एंड स्किल्स क्या होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो कि हमारा मौजू है वो क्या है, आप सबको मैंने बता दिया है कि क्लासरूम मैनेजमेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्लासरूम होती क्या है। तो आप में से कोई बता सकेगा मुझे कि क्लासरूम का मीनिंग क्या है या डेफिनेशन क्या है, ये क्लासरूम किसको कहते हैं? एनीवन? हम बचपन से क्लास में पढ़ते आए हैं ना, अभी भी। अब हम टीचर्स बन गए हैं, पढ़ाना शुरू कर दिया हमने। ठीक है। तो अभी तक क्या हमें पता नहीं चला कि क्लासरूम का मीनिंग क्या है? वैसे बाय वर्ड देखा जाए तो इसका मीनिंग ये है कि जी क्लासरूम पढ़ाई का कमरा, लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी वो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर नाउ टीचर्स। ठीक है। सो बीइंग ए टीचर हमें जब इसका डेफिनेशन पता होगी तो फिर हम इंसाफ कर सकेंगे अपने प्रोफेशन के साथ। सो बताइए मुझे, एनीवन? जी। हम उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पे बच्चा एक काबिल इंसान और माशरे में एक कामयाब शहरी और एक मुहज़्ज़ब इंसान बनकर निकलता है। ठीक है, शाबाश, बैठिए आप। ऐसा रूम जिसमें हम बच्चों को स्टडी के लिए, एक ऐसा रूम जिसमें हम बच्चों का गेट टुगेदर करते हैं उनको पढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स करिकुलर, उसके मुताबिक जो हम उनको टीचर टीच करता है, उनको पढ़ाता है, गाइड करता है, समझाता है अपनी क्लास में। ठीक वो है, रूम क्लासरूम कहलाता है। बिल्कुल सही। सर ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन। थोड़ा सा मैं और इलेबरेट और रिफाइन कर देता हूँ इसको। स्पेसिफिक टाइम एंड रूम ऑफ द स्टडी रूम वेयर स्टूडेंट्स मीट रेगुलरली, वेयर students meet regularly on daily basis to learn a specific subject from their teachers. This is the proper definition of classroom. So ये जिनको नहीं पता वो देख लें, सुन लें और नोट कर लें, ये आपकी क्लास की प्रॉपर डेफिनेशन है। वेल टीचर्स, अब आते हैं मौजू की तरफ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज। द फर्स्ट वन इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है जी। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है और बाद में हम आएंगे इसके सेकंड टॉपिक की तरफ। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में ना 3-4 चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। इसके सब जो हैं हेडिंग्स आप कह लें, जो टॉपिक्स कह लें, वही हैं कि पहला है प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग क्या होती है कि आपने क्लास में आने से पहले प्लान करना है। क्या प्लान करना है कि मैंने आज क्या पढ़ाना है, ये डिसाइड करना है आपने। ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप कहें जी मुझे तो आता है सब, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी। नो, यू हैव टू प्लान टुडेज़ लेसन और टुमारोज़ लेसन। अगर आप घर पे हैं, नेक्स्ट डे आपने जो पढ़ाना है। ठीक है। तो प्लानिंग इज़ द वेरी की पॉइंट कि आपने प्लान करना है कि मैंने क्या लेसन पढ़ाना है, उसमें क्या मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा या करूँगी स्टूडेंट के साथ, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली क्या टेस्ट दूंगी, एंड एट द एंड होमवर्क क्या होगा। ये 4 चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। यानी प्लानिंग में क्या आ जाता है कि क्या पढ़ाना है, क्या का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर, क्या पढ़ाना है और क्या क्वेश्चन आंसर मैंने करने हैं बच्चों से रिलेटेड टू टॉपिक, और उसके बाद मैंने क्या होमवर्क असाइनमेंट देनी है, और उसके बाद टेस्ट क्या होगा। ठीक है जी। ये आ गया प्लानिंग में। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ये भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है। अब इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, क्या पढ़ाना है। ठीक है जी। अब वो तो आपने डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया कि क्या पढ़ाना है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में क्या आ जाएगा कि कैसे पढ़ाना है।
आपका तरीका अंदाज क्या होगा पढ़ाने का, कि स्टूडेंट्स उसको कैरी करें, उसको समझें। दिस इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये आपने डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, उसके साथ आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, क्या मैं उसके अंदर एक इंटरेस्ट लेके आऊँ या ऐसा कुछ करूँ कि बच्चे जो है ना मेरे तरफ, पूरी क्लास जो है ना अटेंटिव रहे, मेरी तरफ मुतवज्जा रहे। तो ये सारी आ जाती ऑर्गेनाइजिंग। तो आपने क्लास को अटेंटिव रखने के लिए ऑर्गेनाइजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। कमिंग टू दी थर्ड पॉइंट विच इज़ लीडिंग। लीडर कौन होता है? बिल्कुल ठीक, सरबराह होता है, रहनुमाई करने वाला है। एंड यू ऑल आर लीडर्स। ठीक है, आपने लीड करना है। व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास यू हैव टू लीड एंड यू आर द लीडर्स, ऑल आर। ठीक है, तो आपने इसमें ये देखना है कि हाउ टू लीड क्लास। ठीक है, इधर उसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, ये मैं सिर्फ स्टडी के हवाले से नहीं कह रहा आपको, इसमें सिर्फ स्टडी नहीं आ जाती, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसको लीड कौन कर रहा होता है? टीचर। ठीक है जी, ये भी आपने पॉइंट नोट रखना है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है दैट इज़ कंट्रोलर। अब कंट्रोलर का हमारे माइंड में क्या इमेज है, ये क्या मीनिंग आता है हमारे माइंड में? एनीवन? हम तो इसमें थे ना कंट्रोलर एग्जामिनेशन या कंट्रोल करने वाला है, थोड़ा सा यही है, बट द स्पेसिफिक क्लास को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ, संभाला किस तरह जा सकता है उसको जी, ये आपने तो किस तरीके से आप बच्चों को किस तरह एडजस्ट करते हैं, उनको आगे पीछे बढ़ाते हैं, शफलिंग किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो की पॉइंट है कि आपने बच्चों को उनके हिसाब से डील करना है कि बच्चा किस नेचर का है। ठीक है जी, उस हिसाब से उसको डील करें। ये आगे चल के मैं आपको इसको मज़ीद एलेबरेट करूँगा इस पॉइंट को। तो इन शॉर्ट अगर इसकी हम डेफिनेशन करें, बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लासरूम, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, लीडर्स आर द रिस्पॉन्सिबल दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लासरूम, आइदर इट्स क्लासरूम एक्टिविटी, स्टडीज़ और इवन मिसबिहेव। ठीक है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है जी, समझ आ गई आपको ये चीज़। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस, दैट इज़ टैलेंट एंड स्किल। हमने इसे तो बड़ा अच्छा डिटेल में 4 पॉइंट्स के साथ डिटेल में हमने इसको समझ लिया, सुन लिया, आपके व्यूज़ भी मैंने जाने। अब आते हैं यहाँ पे टैलेंट एंड स्किल की तरफ। अच्छा, टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकेगा आप में से? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल? एनी अदर? स्किल का मतलब है महारत और टैलेंट का मतलब है कि ज़हनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करें हम। शाबाश, वेरी गुड। इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, वेरी नियर टू द बेसिक थ्योरी दैट इज़, देखें टैलेंट इज़ गॉड गिफ्टेड। आपने ये वर्ड तो सबने सुना ही होगा, आप इसी से हिंट ले सकते थे। टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, आपके अंदर का एक जो आपके अंदर टैलेंट होता है। ठीक है, बट स्किल कैन बी लर्नड। स्किल की डेफिनेशन यही है, स्किल कैन बी लर्न, वो सीखी जाती हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज करना और उनको इफेक्टिव बनाना दैट इज़ टैलेंट। ठीक है जी, टैलेंट आपको खुदा दाद भी होता है और आपके अंदर जो होते हैं स्किल्स होती हैं वो आप सीख सकते हैं। जैसे अभी आप सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं अभी? क्लासरूम मैनेजमेंट सीख रहे हैं। ठीक है, ये हम स्किल्स सीख रहे हैं। ठीक है, मैंने भी सीखा है, मैं आगे आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बट द टैलेंट इज़, अ पर्सन कुड बी मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ एंकर, ही कैन बी अ डॉक्टर एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सन भी होते हैं, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड होता है, सेल्फ मेड इंसान होते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, आपका काम जो है ना आपके अमल से नज़र आना चाहिए, आपके करैक्टर से नज़र आना चाहिए। कभी भी आप ख़ुद को आपको बताने की ज़रूरत पेश ना आए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। नो, आप सिर्फ अमल करें, दुनिया खुद ही आपको जानना शुरू हो जाएगी, मानना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ वेरी की पॉइंट ऑफ योर सक्सेस।
वो आपकी लोग का भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब आप खुद से बताना शुरू कर देंगे मैं ये, वो लोग कहेंगे जी ये बस बातें ही हैं। इवन आपके स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स के सामने कहेंगे मैं ये, मैं वो, मैं अपना, नो, दे विल नॉट बिलीव इट, दे विल मेक जोक्स इन योर एब्सेंस। सो आपका फेल आपका जो है अमल से नज़र आना चाहिए, आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीज़ें आपके अमल से नज़र आएंगी, तो खुद ही आपके टीचर्स स्टूडेंट्स जो है ना रिस्पेक्ट करेंगे एंड आपका कहना ही मानेंगे और आपकी क्लास जो है ना बड़ी ऑर्गेनाइज रहेगी। चलें जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं रेज करता हूँ फिर आगे चलते हैं। चलें जी, ये मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है और एज यू कैन सी टाइप्स ऑफ टीचर्स एंड ह्यूमन स्किल्स। एज वी नो दैट 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, इसी तरह टीचर्स भी तमाम एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टीचर्स भी होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना हम 2 ब्रांचेस में, मैं यहाँ ले आता हूँ एरो के साथ। एक होते हैं एफिशिएंट टीचर्स and the second one is effective teachers. राइट, यानी टाइप्स ऑफ टीचर्स में 2 टाइप्स की टीचर्स आ जाते हैं, ठीक है जी। एक है एफिशिएंट टीचर्स और दूसरी कौन सी है, इफेक्टिव। अब आपको शायद इसकी लॉजिक इतनी समझ में ना आ रही हो, लेकिन अपना अपना बताइए कि आप एफिशिएंट टीचर बनना चाहेंगे या इफेक्टिव, फिर मैं दोनों को डिफाइन करूँगा। लेट्स सी क्या होता है। हाँ जी बताइए, एफिशिएंट टीचर कौन बनना चाहता है और इफेक्टिव टीचर कौन बनना चाहता है आप में से? आप इफेक्टिव बनना चाहेंगी, अच्छा जी। और एफिशिएंट एंड इफेक्टिव? नो, यू हैव टू चूज वन। इफेक्टिव। इफेक्टिव जी। टीचर आप? ये एक दूसरे के, वो क्लासरूम में अक्सर होता है ना कि एक बच्चा अगर जवाब दे देना तो उसको जो दूसरों को ना आता हो ना, तो वो उसी को करके ना फिर फॉलो करते हैं, चाहे पहले वाले ने गलत दिया हो, ठीक है। ये अक्सर मैं फेस करता हूँ ये चीज़। तो कहीं वही चीज़ तो नहीं हो रही? अब फर्स्ट टीचर ने इफेक्टिव कहा है तो बाकी भी इफेक्टिव कह रहे हैं। भारत आप बताइए। एफिशिएंट जी। टीचर आप? इफेक्टिव। इफेक्टिव। चलें जी, अब हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मेजॉरिटी ने कहा इफेक्टिव, और हमेशा कहते हैं कि जब मेजॉरिटी की तरफ से जो बात आती है वो सही होती है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोगों ने ज़्यादातर ने सही आंसर दिया है। यू हैव टू बी इफेक्टिव टीचर। हाउ, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। एफिशिएंट टीचर कौन होते हैं? एफिशिएंट टीचर वो होते हैं जिनको टास्क दे दिया जाता है कि ये आपने काम करना है, ठीक है जी। यानी ये आपने लेसन पढ़ाना है, ठीक है, लेसन प्लान के मुताबिक पढ़ाना है। वो ये करते हैं, बस आया, लेसन पढ़ा दिया और अपना काम कंप्लीट करवा रहा है। दीज आर दी एफिशिएंट टीचर, वो एफिशिएंट टीचर होते हैं, ठीक है। बट द इफेक्टिव टीचर्स आर जिनको कुछ गोल्स दिए जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी एज वेल, कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। उसमें ये इफेक्टिवनेस भी आ जाती है। लेसन प्लान तो कंप्लीट करवाना है, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, उसमें बच्चों की ग्रूमिंग आ जाती है, बच्चों की तरबियत आ जाती है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। वो हम फिर अगर डिटेल में मैं जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी बात। तो बी एन इफेक्टिव टीचर। शाबाश, वेरी गुड। मुझे खुशी हुई कि ज़्यादातर ने इफेक्टिव टीचर बनने को सिलेक्ट किया है, और इफेक्टिव टीचर ही होना है। आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को, एक टारगेट को अचीव करना है। गुड। चलें जी, ह्यूमन स्किल्स में आ जाते हैं आप। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप क्लासरूम में होते हैं ना, तो अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 के 20 सेम कभी नहीं होंगे। ऑल आर डिफरेंट। 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो आपने हर बच्चे को उसके नेचर, उसके बिहेव के हिसाब से आपने ट्रीट करना है।
ठीक है जी। फिज़िक्स का भी रूल है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। लेकिन अब इसमें इस चीज़ का क्या रोल है ह्यूमन स्किल्स में, वो यही है कि आपने हर बच्चे की नेचर को समझना है, उसको उस हिसाब से डील करना है। इफ़ यू ट्रीट अ स्टूडेंट विद लव, देन ही विल रिस्पॉन्स यू इन सेम वे। इफ़ यू ट्रीट हिम हार्शली, ही विल बिहेव हार्श टू यू। ये बेसिक थ्योरी है, इसको आप पल्ले बांध लीजिए, ठीक है। सो अपनी ह्यूमन स्किल्स को भी हमने डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, बच्चे की नेचर को जैसे यहाँ पे अगर कोई मदर हैं तो वो अपने सब औलाद को जानती हैं, बल्कि देखने वाले अगर देख रहे हैं तो माँ जो है ना, अपने अगर 5 बच्चे हैं तो 5 को नेचर के हिसाब से डील करती हैं, ठीक है। माँ का प्यार कभी उसमें डिवाइड नहीं होता, लेकिन नेचर के हिसाब से बच्चों को ट्रीट करती हैं, ठीक है। कोई प्यार से समझता है, कोई गुस्से से समझता है, कोई किस तरह समझता है, उस हिसाब से फिर डील करती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अगर प्यार से पेश आएंगे तो आपको इन रिस्पॉन्स प्यार ही मिलेगा, हार्शली पेश आएंगे तो आपको आगे से रूड बिहेवियर ही मिलेगा, ठीक है जी। इसके लिए एक थ्योरी भी है इफ़ एंड देन की। इफ़ एंड देन, व्हाट इज़ इफ़ एंड देन? इफ़ एंड देन ये है कि इफ़ यू ट्रीट हिम, हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, अगर आप ऐसा करें। इसके लिए हम ना एक मैथ की एग्जांपल ले लेते हैं, मैथ के फार्मूले की एग्जांपल लेते हैं। चलें इसको और अच्छी तरह समझने के लिए, मिसाल के तौर पे मैथ का एक फार्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b², ठीक है जी। और इसी तरह अगर a² - b² डिफरेंट हो गया तो उसका आंसर भी आगे से a + b × a - b हो गया। इफ़, तो इसमें वही थ्योरी अप्लाई हो रही है। इफ़ अगर ये होगा होल स्क्वायर होगा तो देखें आंसर चेंज हो गया, टर्म्स वही हैं लेकिन साइंस अगर चेंज हो गए हैं उनके, ठीक है, साइन चेंज हो गए हैं, उनकी पावर चेंज हो गई हैं, तो आंसर भी चेंज हो गया। तो इफ़ एंड देन की थ्योरी पर्सनस पे भी अप्लाई होती है, ह्यूमन बीइंग्स पे भी अप्लाई होती है। तो इम्प्रूव योर ह्यूमन स्किल्स एंड बी साइकोलॉजिस्ट। बी साइकोलॉजिस्ट का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि आप बच्चे की नेचर को समझें, एग्जैक्टली उसके मुताबिक आप उसको ट्रीट कीजिए। और वही बात जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ तीसरी दफ़ा कि प्यार से पेश आएंगे प्यार मिलेगा, हार्डली पेश आएंगे तो रूडनेस मिलेगी, ठीक है जी। बच्चे हमसे प्यार से बोलो तो आगे से वो चौड़े हो जाते हैं, उसके लिए हमें सख्ती करनी पड़ती है। उसमें ऐसा है कि एक दफ़ा आप करेंगे, दूसरी दफ़ा फिर करेंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल फ़र्क आएगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैनी स्टूडेंट, बिकॉज आई टीच एल्डर स्टूडेंट्स, 9th 10th स्टूडेंट्स। मैं आप से अपना जी छोटे बच्चों को तो बहुत ही आसान होता है ट्रीट करना इन दिस वे। उनको हमें सख्ती से करना पड़ता है। अब क्या कल कितना शोर रो रहे थे क्लास में, उनका कोई रोया देखना काम करने लगा। हाँ, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे दैट आप उनको डांट नहीं सकते, नहीं, उसको हम ट्रीट कर सकते, डील कर सकते हैं। ये तो कहा है ना कि आप भी साइकोलॉजिस्ट, उसकी साइकी समझें कि व्हाट डज ही वांट, बच्चे को समझें कि वो क्या चाहता है, क्या चाह रहा है। कभी भी आप उसे फोर्स करके आपने देखें उस वक्त उसे कहा बैठ जाओ आराम से, वो बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपने देखा था कि फिर वो बच्चा ऐसे कर रहा था। ये चीज़ चलती रहेगी। अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो यू हैव टू ट्रीट हिम विद लव। जैसे आपने कहा कि मैंने बच्चे को फोर्सली कहा तो वो खामोश हो गया, इसकी भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें जब आप बच्चे के एक्शन को समझेंगे ना तो फिर आप उसको ट्रीट भी कर सकेंगे। आप देखें उसके रीजंस को जानने की कोशिश करें कि वो बच्चा क्यों शाउट कर रहा था, क्यों कर रहा था, बजाय उसको कहा कि हम डांटना शुरू करते हैं, हम उसके रीज़न को जानें। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो क्लास में नहीं बैठ रहा, उसके रीजंस को जानें कि वाई ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास टू सिट इन द क्लास, बजाय इसके कि हम बच्चे को कुछ कहें, डांटें डपटें, इवन थप्पड़ भी लगा दें गुस्से में आके, एंगरनेस में आके। नो, आप उसकी वजूहात को जानें, वजूहात को दूर करें। दिस इज़ द की पॉइंट, ये नोट कर लें आप लोग सब, ठीक है। और ये जो चीज़ें आपने नोट की हैं इनको आपने इफेक्टिव बनाना है, इनको आपने यूज़ करना है, अप्लाई करना है। बिकॉज
एक चीज़ मैंने देखी, हम लोग लिखने में बहुत जो है ना आगे आगे रहते हैं वर्कशॉप्स में, लेकिन वो चीज़ें लिखी की लिखी रह जाती हैं। जब उन पे अमल करने की बात होती है तो उसको कोई असर नज़र नहीं आ रहा था। तो ये भी एक चीज़ मैंने आपसे कहनी थी, जो आप लोगों ने अभी ये पॉइंट्स नोट किए, इनको इफेक्टिव बनाइए, इनको अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको कोई ट्रबल पेश नहीं आएगी। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ यू कैन आस्क मी एट द एंड। चलें जी, या तो समझ ज़्यादा आ गई है या अच्छी आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वाइंड अप करते हैं आज की वर्कशॉप को। होपफुली हमने बहुत सीखा और इंशाल्लाह हम इसको अप्लाई करेंगे और इसके हम बेहतर नतीजे हासिल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में हम किसी और अच्छे मौजू के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।